जबकि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु होती है। प्रथम आयनन ऊर्जा की तुलना में द्वितीय आयनन ऊर्जा और द्वितीय आयनन ऊर्जा की तुलना में तृतीय है, यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के कंपेयर में सेकेंड और सेकेंड की कंपेयर में थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है। बहुत सारी बातें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस की है। आज हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो वही लिखा हुआ है, फैक्टर्स इफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं किसी एटम का न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में एक रिश्ता होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जेफ कहते हैं। इसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ये जेफ आयोनाइजेशन एनर्जी को मेंटेन करता है। अगर ये जेफ ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ये जेफ कम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो सारा खेल इस जेफ का है। हमें ये देखना है जेफ का ट्रेंड कैसा चल रहा है, जेफ कहां घट रहा है, कहां इंक्रीज हो रहा है, कहां डिक्रीज हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली आयोनाइजेशन एनर्जी मेंटेन होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, वो सबसे पहला फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश पहला कारक है। दूसरा फैक्टर है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडी, परमाणु त्रिज्या भी बोल सकते हैं। तीसरा फैक्टर है सेल एंड सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चौथा फैक्टर है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंसी सेल और पांचवा फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में भी कई सारी प्रॉब्लम्स की जो एक्सप्लेनेशन है इसी शील्डिंग इफेक्ट के माध्यम से दिया जाता है। तो चलिए हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन को अच्छे से समझ गए हैं और ये भी जान गए हैं कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी नोबल गैसेस की होती है और सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल्स की होती है और सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। तो चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं और आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, यानी फैक्टर्स इफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव कहें, आयनन विभव को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में डेफिनेशन पढ़ी होगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अभी हम लोग जानते हैं उदासीन विलग गैसीय परमाणु के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में लगने वाली ऊर्जा उस तत्व की आयनन ऊर्जा कहलाती है। परमाणु उदासीन होना चाहिए, विलग होना चाहिए, गैसीय होना चाहिए और उसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाना है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगती है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना होता तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और हम लोगों ने यह भी पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड का और सेकंड के कंपैरिजन में थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है। क्यों हाई होती है यह भी जाना हुआ है। अब हम लोग जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्टेड करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम लोग जेफ कहते हैं। चलिए ये सारी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि ये एक एटम मैंने जूम किया हुआ है, पिछले डायग्राम में अभी आपने देखा था लेकिन उसमें थोड़ा छोटा स्वरूप था, इसको जूम किया हुआ है। ये न्यूक्लियस महाशय है, न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन जो खतरे में है जिसको निकाला जाना है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल और वैलेंसी सेल। ये वैलेंसी सेल है, इसको वैलेंसी सेल इसलिए कहते हैं
क्योंकि इस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी के निर्माण में भाग लेते हैं। जो इस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ये तय करते हैं कि इस एलिमेंट की वैलेंसी क्या रहने वाली है। चलिए, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक रिश्ता होता है, और जानते हो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता जेफ कहलाता है। जेफ वास्तव में ये रिश्ता एक अट्रैक्शन है। ये रिश्ता क्या है? एक अट्रैक्शन है, एक आकर्षण है। किसका आकर्षण है? अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है उसके और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको जेफ बोलते हैं। होता क्या है कि ये न्यूक्लियस के पास एक न्यूक्लियर पावर होती है। चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये न्यूक्लियस केवल इसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्शन के लिए होते हैं, सबको अट्रैक्ट करता है। तो इस न्यूक्लियस की जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इस पर कितनी पावर इफेक्टिव है वो उसको बोलते हैं जेफ, प्रभावी नाभिकीय आवेश हिंदी में बोलते हैं। जेफ का मतलब होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पहले जान लें, और पहले भी जाना है कि इस इलेक्ट्रॉन को हटाना है हमको, इस इलेक्ट्रॉन को हटाना है, और इस इलेक्ट्रॉन को हटाएगा कौन? एनर्जी जाएगी इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के चली जाएगी। उतनी एनर्जी की नीड होगी जितना अट्रैक्शन इधर ज्यादा होगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन अट्रैक्शन हाई होगा तो हमें एनर्जी हाई देनी पड़ेगी। अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो वीक है, कम है, लेसर है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी लेसर होगी एज वेल। ठीक है, तो सारा खेल क्या है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कैसा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन अट्रैक्शन कैसा है, सारा खेल इस पर निर्भर करता है। अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन यानी आकर्षण यानी जेफ की वैल्यू हाई है तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी भी हाई देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन लो है, कम आकर्षण है, जेफ की वैल्यू कम है, तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आउटर मोस्ट सेल के एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में लगने वाली एनर्जी है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसकी ओर अट्रैक्टेड है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो रिमूव होएगा। यदि ये इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्टेड है तो कम एनर्जी में ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में लगने वाली एनर्जी होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्टेड करते हैं? तो पहला जो फैक्टर, जो इफेक्टिंग फैक्टर है, वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम लोग कहते हैं जेफ। इसको क्या कहते हैं? संक्षेप में इसको जेफ कहते हैं। जेफ यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब आप समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो रिश्ता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो रिश्ता है वो जेफ है। जेफ अगर स्ट्रॉन्ग है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी यहां से आती है और इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर चली जाती है। ये आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को तब बाहर कर पाएगी जब वो इस अट्रैक्शन को ब्रेक कर देगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं तोड़ पाई तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इसके अट्रैक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर हो जाएगी। अगर ये अट्रैक्शन वीक है, ये जो अट्रैक्शन है जेफ की वैल्यू कम है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम रहेगी। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था, अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा तो जाके देखिए। उसमें बताया था कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी वो जेफ के प्रोपोर्शनल में होती है। यानी जेफ इंक्रीज करेगा
तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, जेफ डिक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। जेफ बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, जेफ घटेगा आयनन ऊर्जा घटेगी। जेफ क्या है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन ज्यादा है तो आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी, ये अट्रैक्शन कम है आयनन ऊर्जा कम होगी। तो पहला कारक हमने आपको समझा दिया, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर स्ट्रांग है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर हो जाएगी, यानी जेफ की वैल्यू ज्यादा है तो आयनन ऊर्जा उच्च होगी। दूसरा फैक्टर है एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज कैसे इफेक्टेड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी को, तो उसको जान लीजिए आप कि ये कोई एटम है, बड़ा एटम दिख रहा है आपको, मैंने जूम किया हुआ है पिछले डायग्राम को, तो ये बड़ा एटम दिख रहा है। अगर एटम का साइज बड़ा है तो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी, और अगर एटम का साइज कम है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम होगी। सोचिए अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां है, अगर यहां ना होता यहां होता तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती, यहां होता तो आयोनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ती, ये इलेक्ट्रॉन यहां होता तो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा देनी। क्यों भाई ऐसा क्यों होता? बस रिश्ता हमने बताया था ना, रिश्ता और गहरा होता चला जा रहा है। यहां ये रिश्ता कैसा है? दूर का रिश्ता है, और यहां पास का और ज्यादा पास का और गहरा रिश्ता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन पास आ जाएगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कम होती चली जाएगी। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी तो जेड इफेक्टेड यानी जेफ की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना करीब रहता है, जितना निकट रहता है, जितना क्लोजर रहता है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में उतनी ज्यादा एनर्जी की नीड होती है। इलेक्ट्रॉन दूर का है हटाना आसान होगा, इलेक्ट्रॉन पास का है हटाना कठिन, इलेक्ट्रॉन और ज्यादा पास का इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और कठिन, और ज्यादा पास का इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में और ज्यादा कठिनाई होगी और ज्यादा एनर्जी लगेगी, समझ लीजिए। तो हम लोग ध्यान रखेंगे एटॉमिक साइज अगर ज्यादा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस अधिक होगी, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होती चली जाएगी तो इलेक्ट्रॉन पर जेफ की वैल्यू घटती चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास आएगा जेफ के अट्रैक्शन में उतना आता चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होता चला जाएगा इलेक्ट्रॉन पर जेफ की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। और हम ये तो जानते हैं जेफ घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगा, जेफ डिक्रीज हो। अगर इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जाएगा तो क्या होगा, उस पर जेफ न्यूक्लियर पावर कमजोर पड़ती चली जाती है, और यदि न्यूक्लियर पावर कमजोर पड़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। तो हम कह सकते हैं, ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि एटॉमिक साइज कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, एटॉमिक साइज ग्रेटर है तो आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी। ठीक है, मतलब जितना साइज बड़ा होता चला जाएगा, एटम का साइज जितना सिस्टमैटिकली बड़ा होता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना दूर होता चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसको रिमूव करना उतना आसान होगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी लो रहेगी। तो भाई हमने दोनों बातें डिस्कस कर ली हैं, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज ग्रेटर है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, एटॉमिक साइज लो है तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। ठीक है, सेल एंड सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन का सेल और सबसेल। पहला प्रभावी नाभिकीय आवेश, दूसरा है एटॉमिक साइज, और तीसरा पॉइंट है सेल एंड सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सेल कौन सा है, सबसेल कौन सा है, यह बात भी तय करती है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहने वाली है। ये इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट सेल है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेल है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां होता, यानी फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, उसको रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। यहां अगर इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना आसान होगा, यहां इलेक्ट्रॉन है और आसान, और इसके बाद अगर कोई सेल है तो उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और आसान होता है।
मतलब इलेक्ट्रॉन का सेल न्यूक्लियस के जितना करीब का होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना कठिन और उतनी ज्यादा एनर्जी की नीड होती है। और इलेक्ट्रॉन का सेल न्यूक्लियस से जितने दूर वाला होता है, उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना इजी होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी लो रहती है। तो बेटे सेल और सबसेल, अब सबसेल समझ लीजिए। सबसेल कैसे, हम लोग जानते हैं सबसेल कौन कौन से, एक एस है, एक पी है, एक डी है और एक कौन सा है, एफ है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि इन चारों में से न्यूक्लियस के करीब कौन सा होता सबसे ज्यादा, एस, और सबसे दूर कौन सा होता, एफ। यदि एस में इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूक्लियस के करीब होंगे, न्यूक्लियस के करीब होंगे, न्यूक्लियस के क्लोजर होंगे, तो एस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी एफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन उसमें सेल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का सब सेल न्यूक्लियस के यदि करीब वाला है तो उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी लगती है, और इलेक्ट्रॉन का सबसेल न्यूक्लियस से दूर वाला है तो उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही आसान होता है। तो चलिए अब चलिए देखते हैं किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन है तो आयोनाइजेशन एनर्जी का क्रम क्या होगा। लेकिन शर्त है, कंडीशन एक है, कंडीशन ये है कि जो सबसेल हैं वो एक ही सेल के होने चाहिए। तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, उससे कम एनर्जी लगेगी पी सबसेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, उससे कम एनर्जी लगेगी डी सबसेल। और इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे बाद में आएगा किसका नंबर, एफ सबसेल का। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ये कहने का मतलब ये कि एस, अगर किसी सेल के एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसको रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, और डी और एफ सबसेल में है इलेक्ट्रॉन तो उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कम एनर्जी लगेगी। कंपैरिजन जो करेंगे ये सारे सबसेल किसके होने चाहिए, एक ही सेल के होने चाहिए। ठीक है, किसी सेल के एस सबसेल से इलेक्ट्रॉन को हटाने में ज्यादा एनर्जी लगती है कंपैरेटिवली उसी सेल के एफ सबसेल के इलेक्ट्रॉन को हटाने की तुलना में। क्लियर होगी बात। तो चलिए सेल और सबसेल, जिस इलेक्ट्रॉन को हम हटा रहे हैं उसका सेल और सबसेल न्यूक्लियस के जितना क्लोजर होता है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में उतनी अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट थिंग्स इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, चलिए इसको देखते हैं। तो भाई हम लोग ये तो जानते हैं कि वैलेंसी सेल, जिसे हम लोग हिंदी में संयोजी कोष कहते हैं, संयोजी कोष का विन्यास जितना स्थायी होता है उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही कठिन होता है। बहुत सिंपल सी बात है, वे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होता है। हम लोगों ने हुंड्स रूल पढ़ा है, हुंड का रूल भी बताता है कि यदि एनर्जी लेवल 100% फिल्ड है, 50% फिल्ड है या एकदम खाली है, तो ऐसे एनर्जी लेवल्स मोर स्टेबल होते हैं कंपैरेटिवली और कंडीशन के। ठीक है, तो यदि P में 3 इलेक्ट्रॉन है, D में 5 इलेक्ट्रॉन है, F में 7 इलेक्ट्रॉन है, या फिर P में 6 इलेक्ट्रॉन है, D में 10 इलेक्ट्रॉन है और F में 14 इलेक्ट्रॉन है, या फिर कह सकते हैं कि उसके आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है,
ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हीलियम का केस है तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। वे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल, ऐसे तत्व जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखना, मैंने बताया ऐसे तत्व जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे मोर स्टेबल होते हैं। मोर स्टेबल, उनका कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होता है। या फिर हम किसी सबसेल की बात करें, सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, P3 की कंडीशन है, या P6 की कंडीशन है, D5 की कंडीशन है, D10 की कंडीशन है, F7 की कंडीशन है, F14 की कंडीशन है। तो ये जो सबसेल हैं ये या तो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है। तो ऐसी कंडीशन में ये मोर स्टेबल होते हैं। जब भी किसी एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है इनको फॉलो करता है तो वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होता है। यदि किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी अधिक होती है। हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, और अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 1s2 2s2 2p3 3 2 5 2 7, आप देखेंगे S और ये P। बेटे आप इसका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 1s 2s 2p। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू हुंड रूल है। हुंड रूल कहता है कि जितने भी अवेलेबल सेल में जितने भी अवेलेबल ऑर्बिटल्स होते हैं, पहले सब में क्लॉकवाइज स्पिन का एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। इसके बाद और सारे इलेक्ट्रॉन आते हैं, तब उनमें पेयरिंग की कंडीशन होती है। तो आप देखेंगे ये 100% फिल्ड है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 भरे हैं, 100% फिल्ड है। यहां भी एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 भरे हैं, 100% फिल्ड है। यहां पी में 3 इलेक्ट्रॉन है और ये 50% भरा हुआ है। तो इसीलिए नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मोर स्टेबल होता है। इसी कारण से जो नाइट्रोजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो हायर होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4। आप देखेंगे ऑक्सीजन में P4 की कंडीशन है, ये P4 लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। हम लोग देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है। पीरियोडिक टेबल में अगर मूव करें तो पहले क्या आता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये क्रम आता है पीरियोडिक टेबल में। तो कार्बन से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन की होनी चाहिए, और आगे फ्लोरीन और नियोन की होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी अनएक्सपेक्टेड होकर के बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उम्मीद से ज्यादा, ठीक है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा निकल जाती है। ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से आगे का है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए ऑक्सीजन की, लेकिन नाइट्रोजन की इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है मोर स्टेबल है और उसमें P3 की कंडीशन है, जिसको मैं अभी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जहां भी आप P3 या P6 या D5 D10 F7 F14 या आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन की कंडीशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है मोर स्टेबल होता है। मोर स्टेबल है कॉन्फ़िगरेशन तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अगर कॉन्फ़िगरेशन लेस स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कम एनर्जी लगेगी। तो कॉन्फ़िगरेशन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा ग्रेटर हो जाती है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंसी सेल लेस स्टेबल तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और अगर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंसी सेल हाईली स्टेबल तो समझ लीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी भी अधिक होगी। आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा यदि संयोजी कोष का विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंसी सेल को कहते हैं संयोजी कोष का विन्यास। संयोजी कोष का विन्यास
जितना अधिक स्थायी होता है आयनन विभव, आयनन ऊर्जा उतनी ही अधिक हो जाती है। हीलियम अक्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैस है, उसका वैलेंसी सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है बहुत ज़्यादा स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। इसीलिए हमने बताया है कि हीलियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है फर्स्ट, उसकी वैल्यू और सारे जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं उन सब में हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी का मान अधिक होता है। तो बेटे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंसी सेल जितना ज्यादा स्टेबल होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी अधिक होगी। चलिए आप इसके बाद, इसको हमने समझा, इसके बाद अगली बात समझते हैं और आखिरी बिंदु है, लास्ट पॉइंट इज शील्डिंग इफेक्ट। ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं, ये शील्डिंग इफेक्ट लिखा है, इसके और सारे नाम हैं। क्या नाम है भाई? इसके कई सारे नाम हैं। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसको एक नाम से जानते हैं आवरणीय प्रभाव। आवरणीय प्रभाव कहते हैं, इसी को हम लोग परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, इसी को हम लोग आवरणीय प्रभाव, इसी को परिरक्षण प्रभाव, इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? देखो भाई, हम लोग ये तो जानते हैं ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है और इनके बीच में जो रिश्ता है उसको कहते हैं हम लोग जेफ। और जेफ के साथ साथ यहां आप एक और बात देख रहे होंगे कि यहां ये जो न्यूक्लियस है ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अब हम बात कर रहे हैं बेटे शील्डिंग इफेक्ट के बारे में, जिसे स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, आवरणीय प्रभाव कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। ये चीज आपको 12th में बहुत ज्यादा काम की है। 12th में कई सारी फिनोमेना इसके द्वारा एक्सप्लेन की जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बिटवीन जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं जेफ। कोई भी न्यूक्लियस हो अपने वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है, वो अट्रैक्शन की पावर को, जो भी एक इफेक्टिव पावर होती है उसको बोलते हैं जेफ। लेकिन इसके विपरीत उसी के परिवार के सदस्य जो कि इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? इसको रिपल करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, इनर सेल की जो इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाली कक्षाओं की जो इलेक्ट्रॉन है, वो इस वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। यहां बेटे आप देख रहे हो रिपल्सन होता है। ये सब क्या हो रहा है? ये बेटे रिपल्सन हो रहा है, जो आप देख रहे हो ना, ये रिपल्सन, ये रिपल्सन की घटना होती है। रिपल्सन, यही रिपल्सन तो ही शील्डिंग इफेक्ट है, यही तो परिरक्षण प्रभाव है। समस्या तो यही है। ये महाशय इस इलेक्ट्रॉन को बुला रहे हैं, आजा मेरे पास, ठीक है। ये महाशय इस इलेक्ट्रॉन को बुला रहे हैं अपनी ओर, और अंदर वाले सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इसको रिपल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। करना भी चाहिए। नेगेटिव चार्ज समान आवेश होने के कारण उनमें रिपल्सन होना स्वाभाविक सी बात है। तो इस रिपल्सन के कारण जो इनका जेफ है वो कैसा हो जाता है? कमजोर हो जाता है। घर का एक सदस्य व्यक्ति को अंदर की ओर बाहर खींच रहा है और 4 लोग बाहर की ओर ढकेल रहे हैं, तो जो व्यक्ति खींच रहा है भले ही कितना भी पावरफुल हो, लेकिन उसका जो बल जो है कमजोर पड़ जाता है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जो इसके ऊपर इफेक्टिव है वो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण कमजोर पड़ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं आवरणीय प्रभाव, इसी को बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव, और इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है ये समझ लीजिए। स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण जेफ की वैल्यू कमजोर हो जाती है और इसका रिश्ता आयोनाइजेशन एनर्जी से है। इस जेफ का रिश्ता आयोनाइजेशन एनर्जी से है। जेफ स्ट्रॉन्ग तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा, और जेफ वीक तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम रहेगी। मतलब कहने का आशय है ये परिरक्षण प्रभाव जिसे हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है। जितनी ज्यादा स्क्रीन बनती चली जाती है इसलिए इनको कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट डालते हैं पहले सेल के इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं।
उसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा। और कहने का आशय यह है कि जो सेल न्यूक्लियस के जितना क्लोज होता है, जितना निकट होता है, उसके द्वारा आउटर मोस्ट सेल पर उतना स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से स्क्रीनिंग इफेक्ट को एक और चीज इफेक्टेड करती है, वो है सब सेल कौन सा है। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट उत्पन्न करती है एस सब सेल इलेक्ट्रॉन, उससे कम पी, उससे कम डी और उससे कम एफ। जो एफ सब सेल है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट करने के मामले में बहुत वीक है और सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट डालता है एस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में होते हैं उनके द्वारा स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट जनरेट होता है और कंपैरेटिवली कम होता चला जाता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर है, स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने का जो ऑर्डर है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं एस इलेक्ट्रॉन, फिर पी इलेक्ट्रॉन, फिर डी और एफ इलेक्ट्रॉन। और एक बात ध्यान रखना, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस करते हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं, ये सेल प्रोड्यूस नहीं करती हैं। बस इन सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इसके लिए रिपल्सन करते हैं। ठीक है, अब एक बात और जान लें शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। यदि किसी सेल में 3D 0 की कंडीशन है, 3D 1 की कंडीशन है और 3D 2 की कंडीशन है, तो इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके द्वारा कोई शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग ध्यान रखेंगे शील्डिंग इफेक्ट जो जनरेट होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, सेल या सब सेल के कारण नहीं होता है। तो बेटे 3D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके द्वारा कोई शील्डिंग इफेक्ट जनरेट नहीं होगा, उससे ज्यादा ये शील्डिंग इफेक्ट जनरेट करेगा और उससे ज्यादा ये। तो किसी सब सेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसके द्वारा उतना ही स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, सबसे वीक शील्डिंग इफेक्ट, यहां कुछ स्ट्रॉन्ग और ज्यादा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते चले जाएंगे उस सब सेल के द्वारा उत्पन्न प्रोड्यूस होने वाला शील्डिंग इफेक्ट उतना स्ट्रॉन्ग होगा। और ध्यान रखेंगे ये रिपल्सन जितना स्ट्रॉन्ग होगा ये जेफ उतना वीक हो जाएगा, और जेफ वीक हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम लगेगी। क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी और जेफ में सीधा तो रिश्ता है। क्या रिश्ता है कि जो, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जेफ के प्रोपोर्शनल होती है। जेफ यदि किसी कारण से कमजोर पड़ जाता है, जेफ यदि किसी कारण से कमजोर पड़ जाता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी लो रहेगी। जेफ स्ट्रांग होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी हाई होगी। यहां ये जेफ इस रिपल्सन के कारण, इस रिपल्सन को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट इस जेफ के अगेंस्ट काम कर रहा, लेकिन आयोनाइजेशन के समर्थन में, आयोनाइजेशन एनर्जी के समर्थन में। तो शील्डिंग इफेक्ट यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना बढ़ता चला जाएगा जेफ कमजोर होगा, और जेफ जितना कमजोर होगा आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम रहेगी। जेफ ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, जेफ कम रहेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम रहेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। शील्डिंग इफेक्ट एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी कई सारे क्वेश्चन 12th स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपनी अटेंडेंस डालना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।